वेलकम प्यारे बच्चों, मैं के वर्मा रियल एजुकेशन प्लानिट पर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि रियल एजुकेशन प्लानिट के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है और क्लास 10 के हम आपको 3 सब्जेक्ट करा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो क्लास है आपकी क्लास 10 की, ये एक आखिरी क्लास है जो कि पब्लिकली क्लास होगी। इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस होनी है वो सिर्फ हम उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे जिन बच्चों का हमारे पास पेड क्लास है, जो ऑनलाइन बैच से हमसे जुड़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज आखिरी बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप हमारे किस नंबर पर व्हाट्सअप करें, किस नंबर पर हमें कॉलिंग करें, ताकि आपको ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है आप इन सारी क्लासों का लुत्फ उठा सकें और अपने पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से चला सकें। तो संस्थान का जो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है वो रहेगा आपका 9045525565। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और अपना नेम लिख करके जितनी जल्द हो सकता है उतनी जल्द सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो आपके पास लेक्चर जा रहा है, यानी कि आज हमारे पास तारीख भी हमारी 11 हो गई है, तो हमने जो है अपने संस्थान के माध्यम से 10 तारीख आखिरी तारीख रखी थी प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए, जो कि आपका रियल एजुकेशन प्राइवेट पर आपका एडमिशन होना है। फिर भी हम आपको एक दिन का समय और दे रहे हैं, तो आप हमें अपनी क्लास और नाम हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके सेंड कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकें। यहां पर आपको जब अपनी क्लास और नाम लिख करके हमें सेंड करेंगे तो आपको ऑनलाइन बैच से जुड़ने की पूरी डिटेल संस्थान के माध्यम से सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप उसके लिए हमें कॉलिंग नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 7017834996। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय आपका शाम के 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक के मध्य रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप देर ना करते हुए हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से चला सकें और आपका अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। बार बार मौके ऐसे नहीं मिलते हैं। आपको पता ही है, लास्ट ईयर की तरह हमारे ना तो कॉलेजेस खुलने वाले हैं, ना स्कूल खुलने वाले हैं, ना ही हमारे पास कोई ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाली है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही हमने रियल एजुकेशन प्लानिट के माध्यम से आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने का निर्णय लिया है और हम तो अपने इस निर्णय पर सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे, आप सारे हमारे स्टूडेंट इस ऑनलाइन बैच से जल्द जुड़ जाएं, ताकि बाद में समस्या आप लोगों के साथ ना आए। सिलेबस इतना हो जाएगा कि बाद में आपको उस सिलेबस को संभालने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आफ्टर देन ये सारी चीजें अगर हो भी जाती हैं, कुछ समय के बाद आप हमसे जुड़ते भी हैं, तो आपकी कुछ प्रॉब्लम होंगी, कुछ डाउट होंगे, शायद ही वो हमसे आप इन सारे के बारे में रूबरू हो जाएं, तो समस्या जो है सारी की सारी बाद में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ होने वाली है। हमें भी पढ़ाने में तभी एक आनंद की प्राप्ति होती है जब हमारा बच्चा हमसे कुछ अच्छी तरीके से सीख जाए। ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा और जितनी जल्द हो सकता है उतनी जल्द आप हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी आज केवल और केवल आखिरी क्लास है जो पब्लिकली क्लास होने वाली है। इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए पेड क्लास के बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ही प्रोवाइड की जाएगी। तो इन सारी बातों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप अपनी सारी क्लासेस लेने के लिए जल्द से जल्द हमारे इस ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जो कि हमारे पास था लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पिछले 2 लेक्चर में हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस लेक्चर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको इस लेक्चर में हमने आपको बता ही रखा है कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, किस तरीके से रिफ्रैक्शन करती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारे मिरर कितने टाइप के होते हैं, मिरर आपके टाइप में बताया था, उस मिरर में हमारे पास किस तरीके के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर कैसा होता है, स्पेरिकल मिरर क्या होता है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको इतनी महत्वपूर्ण बात बताई थी कि जो हमने आपको ये बताया था कि कुछ टर्म्स थी रिलेटेड टू
स्पेरिकल मिरर, उन सारी बातों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली क्लास का लिंक भी हम प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। जब तक आप पिछली क्लास नहीं देखोगे तो आज की क्लास आपको समझ में कम आएगी। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन मूवमेंट ले आते हुए आप हमारी सारी क्लासेस 1 बाय 1 तरीके से देखिएगा तो आपको सारे लेक्चर एक लाजवाब तरीके से, एक लाजवाब फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपको एक अच्छे समझ के साथ आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। एक बार उन सारी चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं, आफ्टर देन आज की क्लास में मूव करते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक हमने कॉनकेव मिरर लिया था, उस कॉनकेव मिरर में कहां पर पोल होता है, कहां पर फोकस होता है, कहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, किस तरीके से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये सारी चीजें हमने आपको पिछले लेक्चर में एक बेहतरीन तरीके से बता चुके थे कि कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इन सारी बातों को आज हम आगे लेकर के चलते हैं और पिछली क्लास से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हम सामने आपको टॉपिक दिखाई दे रखा है कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं तो कॉनकेव मिरर किस किस तरीके से उनकी इमेज बनाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको आज की क्लास लेने में कोई समस्या पैदा ना हो और सारे टॉपिक बिल्कुल शीशे की तरह आपको क्लियर हो जाए। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर और थोड़ी सी बात करेंगे हम कॉनकेव मिरर। हमने आपको इनके बारे में पिछले लेक्चर में ही बताया था कि किस तरीके का कॉन्वेक्स मिरर होता है और किस तरीके का हमारा कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में हमने आपको ये बताया था जिसकी सतह यानी कि जिसका सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, और जिसकी सतह यानी कि जिसका सरफेस थोड़ा सा उभरा हुआ होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक बार और थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके आपको बता देते हैं। ये क्या बना रहे हैं, कॉन्वेक्स। तो हमने क्या कहा, जो थोड़ा बाहर की साइड से उभरा हुआ हो, तो उभरा हुआ हिस्सा ये है, तो इस पर पॉलिश किधर होगा, अंदर की साइड में पॉलिश हो जाएगा। तो इस तरीके का मिरर क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और जो हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर जो कि अंदर की साइड से धंसा हुआ होता है, यानी कि इसका इनवर्ड हो और ये हमारे पास आउटवर्ड हो, तो इसके ऊपर हम पॉलिश कहा करेंगे, ऊपर की साइड पे इसके हम पॉलिश कर देंगे, तो अंदर की साइड से इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपको शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर होंगी। ये जो इसके अंदर लाइन होती है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसी तरीके से ये लाइन हमारी कॉन्वेक्स मिरर में भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। ये जो होता है मिरर का मिड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको हम, पोल। इस पोल से कुछ दूरी पर क्या होता है हमारे पास, फोकस। इस फोकस से कुछ दूरी पर हमारे पास क्या होता है, सी, जिसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स की हमें इनकी इमेज बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसको हम किस तरीके का मिरर बोल सकते हैं और कॉन्वेक्स को भी हम किस तरीके का मिरर बोल सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर वे मिरर होते हैं, मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर वे मिरर होते हैं जो मिरर हमारी अगर इसके ऊपर कोई हमारे पास लाइट रे आकर के पड़ रही है, कोई रे इसके ऊपर आकर पड़ती है, तो वो किधर पड़ेगी भाई, वो हमारे पास किधर पड़ेगी, जिधर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होगा। यानी कि हमारे पास इधर से कोई रे आती है, इधर से कोई हमारे पास लाइट रे आती है, तो ये क्या करती है, उसको फैला देती है, उसको फैला देती है, यानी कि डाइवर्स कर देती है। क्या कर देती है, डाइवर्स कर देती है। बहुत ध्यान से मेरे वर्ड को सुनिएगा। अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती है तो वह कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ने के बाद, यानी कि एक हमारे पास क्या हुआ, एक लाइट रे आ रही है, कि इंसिडेंट रे आ रही है, जब इसकी सरफेस पर पड़ेगी, किसके सरफेस पर, कॉन्वेक्स मिरर के सरफेस पर पड़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर और कोई हमारे पास यहाँ पर रेस आए तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी।
कोई और दूसरी रे आती है तो ये भी हमारे पास डाइवर्स हो जाएगी, कोई और रे आती है तो ये भी हमारे पास डाइवर्स हो जाएगी। मैं बार बार आपके सामने एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, डाइवर्स हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। किसको? कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यहां से हमें एक बात और आज नहीं पता चली है, यानी कि ये हमारे क्या होते हैं, कई बार ऑप्शनल में आ जाते हैं, जो हमारे पास एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन से मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं या फिर कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्स का भी आपको हम कॉन्वेक्स के बारे में बताएंगे, क्यों इसको हम कन्वर्स बोलते हैं, क्यों हम इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया, डाइवर्जिंग मिरर इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ने वाली लाइट रे क्या होती हैं, अपने रिफ्लेक्ट होकर के इस सरफेस से क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। अब किसकी बात करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, इसका फोकस ये हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां हो जाएगा। जब कॉन्केव मिरर के ऊपर कोई लाइट रे आती है, मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई कॉन्केव मिरर पर लाइट रे पड़ती है तो वह इसके फोकस से होकर के गुजरती है। क्या बोला हमने? जब कोई लाइट रे कॉन्केव मिरर पर पड़ती है तो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारा फोकस से होकर के गुजरती है। तो इसी तरीके से अगर फिर से कोई लाइट रे इसके ऊपर आए तो वो भी हमारी क्या होता है, फोकस से होकर के ही जाएगी। तो ये बात मैं आपसे किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारा किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए हम कॉन्केव मिरर को क्या बोल देते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोल देते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक एक नंबर में हमारे एग्जाम में आते रहते हैं बार बार कि कौन से मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कौन से मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी बातें आपको बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद इनके कुछ यूजेस आते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज होता है, कॉन्केव मिरर कहां पर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के, यानी कि जो हमारे पास स्कूटर हुआ, बाइक हुआ, गाड़ी हुआ, ट्रक हुआ, जो इनके साइड मिरर होते हैं, उनमें जो हमारा इस्तेमाल होने वाला मिरर होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज हमारी क्या करता है, इनको सबको फैलाने का काम करता है। आप देखते होंगे अपनी बाइक पे चल रहे हो, बाइक का जो आपका साइड वाला मिरर होता है, आप उसमें उस मिरर में क्या देख लेते हो, एक बहुत बड़ा आपके पीछे क्या होता है, ट्रक होता है। क्या वो शीशे के अंदर आ जाएगा? नहीं आता है। तो आप क्या करते हो, उसके बाद यदि आप ध्यान से दिया होगा तो वो ट्रक आपको छोटे से मिरर में पूरा का पूरा इमेज दिखा देता है। यानी कि वो छोटा सा मिरर इतने बड़ी इमेज को आपको शो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग कर रहा है। किसको? उस ट्रक की इमेज को आपकी बाइक के छोटे से शीशे में। यही सारी चीजें हमारी किस में होती हैं। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी के पीछे आप देखते हो क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर पीछे कोई ट्रक है तो आपको उसकी इमेज आपके उस मिरर में, साइड मिरर में शो हो जाती है। इसी वजह से हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और आप अपने घर के आसपास देखते होंगे जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट यानी कि जो खंभे पर लाइट लगी होती है, उन स्ट्रीट लाइट्स में भी इस कॉन्वेक्स मिरर का ही उपयोग किया जाता है। किस तरीके से? मैं आपसे फिर से एक बार बात रिपीट करता हूं। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? लाइट्स को फैला देना, लाइट्स को फैला देना। ये देखो फैला ही तो रहा है, ये फैला ही तो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रहा है, फैला रहा है सारी लाइट रे को। तो वहां पर भी स्ट्रीट लाइट में भी किस तरीके से इसका उपयोग होता है, यूज होता है। अगर स्ट्रीट लाइट में हम किसी भी कंडीशन में किसको इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बन जाएगा उसका फोकस, यानी कि एक पॉइंट पर आकर के हमारी लाइट मिल जाएगी। लेकिन स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, पूरी की पूरी जगह पर, पूरी रोड पर क्या हो जाता है, रोशनी ही रोशनी, लाइट ही लाइट हो जाती है। तो यहां से मैंने आपको क्या क्या समझा दिया कि कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये भी हमने आपको बहुत लाजवाब तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव के यूज का हम किस किस में करते हैं। आपके घरों में टॉर्च होगी, टॉर्च की जब आप उसको
लाइट को मारते हो, उसको चलाते हो टॉर्च को, तो क्या होता है? क्या आपकी लाइट रे फैलती है? नहीं, वो सीधी एक रेखा में चलती है और एक पॉइंट पर आपका जाकर क्या हो जाता है? एक फोकस बन जाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर का यूज किसमें हो गया? टॉर्च में हो गया। और सर्च लाइट जो होती है, जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट आपकी कहाँ पे यूज होती है? जैसे कि कोयले की खदान होती है, तो वहां पर जो काम करने वाले हमारे पास कुछ कर्मचारी होते हैं, तो उन कर्मचारी के जो सिर पर हेड लगा होता है, उस हेड में स्ट्रीट लाइट का ही उपयोग होता है। वहां पर उनकी एक स्ट्रीट लाइट लगी होती है। तो स्ट्रीट लाइट क्या करती है? सर्चिंग लाइट होती है, यानी कि उनको ढूंढने में मदद करती है, जो भी वो वहां पर उस खदान में ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका यूज कहाँ होता है? जो आपके व्हीकल होते हैं, उस व्हीकल की हेडलाइट में, यानी कि आपकी बाइक के, आपकी गाड़ी के, इनकी जो हेडलाइट्स होती हैं, उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? कॉनकेव मिरर का ही उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो कुछ हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास डॉक्टर होते हैं ईएनटी के, ईएनटी मतलब ईयर, नोज एंड डेंटिस्ट, डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी हमारे, यानी कि डॉक्टर्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा कॉनकेव मिरर को ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका फोकस बन जाए और जो चीज वो देखना चाह रहे हो कि कहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है, कान में हो, नाक में हो या फिर दांत में हो, तो उन सारी चीजों को देखने के लिए भी क्या करते हैं डॉक्टर्स? कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। और एक और मजे की पॉइंट अब आपको बता देता हूं कि जब हम लोग सैलून वालों की शॉप पर जाते हैं, तो वहां पर जो सेविंग मिरर होता है सामने, तो वो सेविंग मिरर में भी बेसिकली इसी मिरर का ही यूज होता है। बेसिकली इसी मिरर का यूज होता है। तो सेविंग मिरर में भी किसका यूज होता है? सेविंग मिरर में भी हमारा कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है। और इसके बाद अगर आपको इसका एक आध यूज और बता दें, जैसे कि आपको सोलर सिस्टम के जितने भी आपके यंत्र होते हैं, सोलर कुकर हो गया या सोलर प्लेट हो गई, ये भी क्या करती हैं? ये भी सूरज से आने वाली जितनी भी सनलाइट्स होती हैं, उन सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। इसके बाद आप में से अगर कोई जिम जाता होगा, आप में से ही कोई अगर जिम जाता होगा, तो जिम में जो हमारे पास मिरर यूज होते हैं, जिम में जो हमारे पास मिरर यूज होते हैं, वो मिरर भी कौन से होते हैं? वो भी मिरर हमारे पास कॉनकेव मिरर ही होते हैं। उम्मीद करता हूं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी आपको बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है कि जिसमें आपकी ये सारी चीजें ना आती हो। यूजेस आता है आपकी, जो वहां पर हमारे पास टॉपिक लिखा हुआ है कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इस पे भी आपका एक क्वेश्चन आज तक का इतिहास है, क्लास 10 में बोर्ड ने, आज तक सीबीएसई बोर्ड ने कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है इतिहास में कि इस चैप्टर से कम 5 से लेकर के 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन ना आते हो। तो इसलिए आपका ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर की कीमत है मेरे बच्चों, एक एक नंबर की कीमत है, जहां से भी हमें क्या करना है? एक भी नंबर अपना नहीं गंवाना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इसके बारे में हमने आपको जितना भी अभी तक सब कुछ बताया है, सब बहुत लाजवाब तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी क्लासों को लेने के लिए कोई कंजूसी नहीं करोगे, कोई ढिलाई नहीं बरतोगे, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हो और अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हो। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारे पास टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, अदरवाइज तो जो पेड क्लासेस में हमारे बच्चे हैं उनको हम पीडीएफ नोट्स के द्वारा ये सारे की सारी चीजें प्रोवाइड करा ही देंगे। नाउ जब हम किसी भी मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, तो उन इमेज को बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 रूल्स होते हैं। और शायद ये रूल्स आपको कोई समझा दे, शायद ही ये रूल्स आपको कोई समझा दे। अगर आपने ये 3 रूल बहुत ध्यान से पढ़ लिए, अगर ये 3 रूल आपने बहुत ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लिए, तो आपके यहां से कम 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक? एक तो कॉनकेव मिरर का, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का, तीसरा जो हमारे पास कॉनकेव
लेंस आएगा, फोर्थ कॉन्वेक्स लेंस जो आएगा। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल इसमें पढ़नी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड पर देखना है और समझना है। फर्स्ट हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। सारे के सारे टॉपिक आपको इतने लाजवाब तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपको फिजिक्स में क्या हो जाएगा, एक फिजिक्स चैप्टर से, सॉरी फिजिक्स सब्जेक्ट से आपको एक लगाव होने लग जाएगा। बशर्ते ये है कि आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी बात, मैं थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करने से आपको थोड़ा सा और एक बात आपको समझा देता हूं कि अगर आप मुझसे साइंस पढ़ रहे हो, साइंस हो या मेरे से मैथ हो, आप कोई सा भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप रट रहे हो तो मुझसे पढ़ने का आपका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को रट रहे हो मैथ में और साइंस में मुझसे पढ़ने के बावजूद, तो आप मुझसे पढ़ने का आपका कोई भी लाभ नहीं है। बेटा, अगर आप किसी चीज को रटते हो, रटते किस कंडीशन में हो? रटते हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, और वो कंडीशन होती है कि हमें उस चीज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर देखो, आप सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर आपको खाना खाना है, अगर आपको खाना खाना है और आप खाना खा रहे हैं, तो आपको क्या होता है, उसको खाना खाते 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 इतना टेस्टी है कि आपको इंटरेस्ट आने लगता है, कि आपको इंटरेस्ट आने लगता है। जब आप कोई गेम्स खेल रहे हैं तो आप गेम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपको इंटरेस्ट आने लगता है, आनंद आने लगता है, दूसरी सारी चीजों को आप भूल जाते हो। इसी तरीके से आप कोई मूवी देख रहे हो तो उस मूवी में भी क्या हो जाते हो, आप इतने तल्लीन हो जाते हो, इतने लीन हो जाते हो, इतना इंटरेस्ट लेने लगते हो कि बाकी सारी बाहर की दुनिया को आप कुछ समय के लिए भूल जाते हो। तो मेरे बच्चों, आप इस पढ़ाई में भी इतना इंटरेस्टेड लो कि इस पढ़ाई को आप इंजॉय करने स्टार्ट कर दो। जैसे आप मूवी देखते हुए इतना इंटरेस्ट ले लेते हो कि आप उन सारी चीज को क्या करते हो, इंजॉय करते हो। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको मेरी समझ में आ रही होंगी और पढ़ाई को भी उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से हम मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस चीज में आप इंटरेस्ट लेते हो, एंजॉय करते हो। पढ़ाई को भी एंजॉय करके लोगे तो आपको इंटरेस्टेड बिल्कुल आ जाएगा और आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। एनीवेज, अब हम आते हैं टॉपिक पर कि जब हम अपने कॉनकेव मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं तो हमारे पास कितने रूल्स होते हैं? 3 रूल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कॉनकेव मिरर में यहां क्या होता है, फोकस। अब तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से रट ही गई होंगी। थोड़ी ज्यादा दूर ले लिया, पास पास में लेते हैं, गैप ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। यहां क्या होता है, एफ। यहां क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ यानी कि फोकस। व्हेन ए लाइट रे, जब कोई लाइट रे हमारी कहां आती है, कॉनकेव मिरर के सरफेस पर, कॉनकेव मिरर के सरफेस पर। और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। लिख देते हैं इसको भी हम, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। जब कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, फिर से ध्यान से सुनो, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकरा करके वो कहां रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारी फोकस पर रिफ्लेक्ट होती है। बात आई समझ में? हमने क्या कहा, जब कोई लाइट रे कॉनकेव मिरर पर आती है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर के गुजर जाती है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, तो ये तो होता है हमारा इसका फर्स्ट रूल कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल और एक्सिस के पैरेलल टकराती है कॉनकेव मिरर पर तो वह रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर भी गुजर जाती है। अब सेकंड रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? फर्स्ट रूल का अपोजिट होता है। अब मैं आपसे क्या कहूंगा, जब कोई लाइट रे फोकस से होकर के गुजरती हुई कॉनकेव मिरर के सरफेस पर पड़ती है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। किस तरीके से? देखिएगा कि यहीं से हमारे पास क्या आती है, एक लाइट रे गई, वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या हुआ, लाइट रे गई, किससे होकर के गई, फोकस से होकर गई। कहां पर टकराई? कॉनकेव मिरर पर।
कॉनकेव मिरर के सरफेस से जैसी टकराती है तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो दूसरा रूल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है अगर कोई लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है, ये थोड़ा आप अपना जब स्केल वगैरह से बनाओगे तो आपका ये एक अच्छी तरीके से इमेज बन जाएगी। कॉनकेव मिरर पर टकराती है, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है और कॉनकेव मिरर पर टकराती है तो वो जिस दिशा से आती है उसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब जिस लाइन से आ रही है उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट होकर के वो चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं तीनों रूल्स आपको बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आ गए होंगे। जिसको ये तीन रूल समझ में आ गए हैं तो वो हमारे किसी भी तरीके की इमेज बना सकते हैं, वो हमारे किसी बच्चे किसी भी तरीके की इमेज बना सकते हैं। कि डिफरेंट पोजीशन किस किस तरीके से होंगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये चीज सारी आपको समझना उससे पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आकर के टकराती है किससे, कॉनकेव मिरर के सरफेस से, तो वह लाइट रे हमारी फोकस से होकर के गुजर जाती है। सेकेंड रूल बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है, जब कोई लाइट रे फोकस से होकर गुजरती हुई कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकराती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट हमारे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के समानांतर यानी कि उसके पैरेलल हो जाती है। और तीसरा रूल क्या है, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है और कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकराती है तो वो अपना उसी दिशा में वापस हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बात और समझो बच्चों कि ये जो आपको ये क्या होता है, सॉरी ये हम लिखना भूल गए, तो पोल, इस पोल से एफ की जितनी दूरी होती है उतनी दूरी एफ से हमारी सी की होती है। तो आप इसको एक आदर्श दूरी मान करके आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो पी और एफ के बीच आप दूरी रखना 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एफ और सी के बीच भी आप कितनी रखना, 3 सेंटीमीटर। जब आप स्केल के द्वारा अपने इन फिगर को बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिगर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं एक बार, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ओके नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इतनी सारी बातें आपको इस टॉपिक से को पढ़ाने से पहले सारी बतानी थी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं बताते तो आपको इमेज किस तरीके से बनती है शायद ही समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं इतने लाजवाब तरीके से आपको इमेज बनाना सिखा दूंगा कि आज के बाद आप इमेज बनाना ही नहीं भूलेंगे। कहोगे कि सर मतलब था कुछ आज की क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पोजीशन होती हैं, उस पोजीशन को बताने से पहले आपको मैं एक बार फिर से इसी फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कैसा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये पोल होता है, ठीक है बच्चों, ये पोल होता है। अब किस किस तरीके से हम इसमें अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारे पास क्या रहेगी, सबसे पहली पोजीशन रहेगी यहां पर, यानी कि ये फर्स्ट पोजीशन है जो कि हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी, जो कि हमारी क्या है, इस मिरर से बहुत दूर है, इन्फिनिटी है यानी कि अनंत पर है, यानी कि अनंत पर है। अब हम करेंगे क्या, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गई। इस तरीके की पोजीशन होती है इसके अंदर 6 पोजीशन बनती है, इसके अलावा कोई 7वीं पोजीशन इसमें नहीं होती है। इसी तरीके से हम आपको इसके बाद बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही पोजीशन होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में उसका जिक्र करेंगे। आज हम जिक्र करते हैं ऑर्नियन कॉनकेव मिरर की, किस किस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो कहां कहां पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहला कहां है, इन्फिनिटी पर। जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तब उसकी इमेज कहां बनेगी, उसके बाद उसका जिक्र थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले पोजीशन बता देते हैं कहां कहां पर पोजीशन होती है। सेकेंडली पोजीशन हमारे पास कहां होती है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। अभी तक तो कहां था, ये अभी तक हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां था, ये क्या है, सॉरी ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ये बताना हम आपको थोड़ा भूल कर दिए, क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है। कॉनकेव मिरर से कहां है, कॉनकेव मिरर से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड पोजीशन हमने क्या बताया, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। कहां हो गया, सी के पीछे। थर्ड हमारे पास क्या होती, एट सी, ये कहां पर है, इस सी पर है। थर्ड पोजीशन हमारे पास क्या हो गई, एट सी। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या होती है, फोर्थ पोजीशन, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, बिटवीन सी एंड एफ हो, ये हमारे पास क्या हो जाती है, फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन हमारे पास जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पर हो, एफ पर हो, एट एफ।
एंड सिक्स पोजीशन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में हो। तो ये 6 कंडीशन हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत लाजवाब तरीके से बताया जाएगा। मैं आपसे बार बार फिर से एक वर्ड को फिर से दोहरा रहा हूं, आज इतनी बेहतरीन तरीके से आप इमेज बनाना सीख जाएंगे कि जिंदगी में कभी इमेज बनाना भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी भी आप इमेज बनाना भूलोगे नहीं। मेरे बच्चे क्या होते हैं, 10 पढ़ लेते हैं, 11 पढ़ लेते हैं, 12 पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइफ का चैप्टर आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इमेज बनाना ये बच्चे सीख नहीं पाते हैं 12 क्लास तक भी, जो आप आज क्लास 10 में ही सीख जाओगे। और उम्मीद करता हूं अगर बेटा आज की क्लास ले ली ना आपने तमीज के साथ और अपना कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी भंग नहीं होने दिया, तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसा सीख जाओगे कि कभी भुलाए नहीं भूल सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहली पोजीशन हमने क्या बताई, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो, दूसरी बियॉन्ड सी, थर्ड एट सी, फोर्थ सी एंड एफ के बीच में, फिफ्थ इज एफ के ऊपर एंड सिक्स इज पी एंड एफ के बीच में। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और है आपके पास। एक पॉइंट क्या है, जब हम कॉन्केव मिरर से इमेज बनाते हैं तो इमेज हमारे पास कैसी बनती है, रियल बनती है। एक तो क्या बनती है, रियल बनती है। दूसरा इन्वर्टेड बनती है। रियल मतलब वास्तविक जैसी चीज है वैसी ही बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। क्या बनता है, इमेज कैसा बनता है हमारा, उसका उल्टा बनता है। ठीक है, ये दो चीज बिल्कुल ध्यान रखना। जब बात करेंगे कॉन्वेक्स की तब हम कॉन्वेक्स की भी बात करते हैं। तो फर्स्ट इज हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा तो हमारे पास इमेज किस तरीके की बनेगी। बेटा ये जो बनाने में कोई पॉलिश कहाँ होता है, इस पर हमारा कॉनकेव मिरर पर बाहर की साइड होता है। ठीक, ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास सी है। इनकी दूरी आपको कितनी कितनी लेनी है, कम से कम 3 सेंटीमीटर, और उससे अगर कम ले सकते हो तो पी और एफ के बीच 2.5 और एफ और सी के बीच भी केवल आप कितनी ले सकते हो, 2.5, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। और सबसे जो आदर्श मानी जाती है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपकी फिगर बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। फिगर आपको किससे बनानी है, फिगर आपको रूलर की सहायता से ही बनानी है। विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल से आप अपनी फिगर बनाओगे तो आपकी बिल्कुल लाजवाब और बेहतरीन तरीके से फिगर बन करके आएगी। फर्स्टली जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एट इंफिनिटी। ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, लिखा हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इसकी हमारे पास इमेज कहां बनेगी। तो देखो बच्चों क्या होता है, यहां से हमारे पास क्या आती है, एक लाइट रे चलती है, तो उस लाइट रे कहां पर जाएगी, कॉनकेव मिरर पर जाएगी। कॉनकेव मिरर के सरफेस से टकरा के कहां चली जाएगी, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इसके फोकस से। तो जब फिर से कहां जाएगी, इस पे जाएगी, यहां से टकरा के कहां चली जाएगी, फिर से फोकस पर चली जाएगी। ठीक है ना, तो ये यहां से चली, ये यहां से चली, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई। हम देखते हैं कि ये कहां मिल रहा है, एट एफ पर। तो इसकी इमेज कैसी बन रही है, तो इसकी इमेज के बारे में हमें 3 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्टली ये कहां बन रहा है, कहां बन रही है इसकी इमेज, ये बन रही है एट एफ। कैसा इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज के रूप में। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज के रूप में। तो क्या लिख देंगे इसका, पॉइंट साइज। इस पॉइंट साइज को हम ये भी कह सकते हैं कि हाईली डायमिनिस्ड, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा। और तीसरी चीज कैसी बनती है, ये बन रहा है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट इमेज समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो रेज क्या करती हैं, रेज हमारी टकराती हैं और टकरा के कहां आती हैं, फोकस पर। हमने आपको पहले रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी इमेज आपकी बना करके दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर दैट जब फिर से हमारे पास इसकी दूसरी रे आती है तो दूसरी रे भी हमारा इससे रिफ्लेक्ट हुई और फोकस पर मिल गई। फोकस पर मिलने के बाद देखते हैं इमेज कैसी बन रही है, एक पॉइंट साइज के रूप में बन रही है। तो उसको हम पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं या हाईली डायमिनिस्ड भी लिख सकते हैं। और बन कैसी रही है, रियल एंड इन्वर्टेड।
यानी कि जैसी इमेज थी वैसी की वैसी बन रही है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी वो हमारी बन रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब सेकंड। व्हेन ऑब्जेक्ट, सेकंड कहां रखा जाएगा? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा बच्चों। तो सेकंड है हमारे पास when object is at beyond C, C के पीछे, C के पीछे। कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ी क्लास तो आज की लंबी हो रही है, लेकिन इस टॉपिक को आज हम फिनिश ही करेंगे। ओके, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास C है। हमने क्या कहा, जब ऑब्जेक्ट हमारा C के पीछे, उसको थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, यहां ले आते हैं, इसको मानते हैं इसका A, इसको मान लेते हैं B। जब इसकी रेस हमारी कहां पर पड़ेगी? कॉनकेव मिरर पर। कॉनकेव मिरर पे पड़ने के बाद कहां जाएगी? ये फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर चली जाएगी। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि ये वाली रे थोड़ा सा यहां ले लेते हैं, वो थोड़ा ज्यादा गैप हो गया। ठीक है बेटा। हाँ, तो हाँ एक चीज और है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए दो रेस का मिलना जरूरी होता है। पहले वाले में दो रेस मिलाई थी, एक यहां से गई थी, एक यहां से गई थी, मिल कहां रही थी? एफ पर। तो इसी तरीके से अब बच्चों बताओ कि दूसरी रे हम कहां से किस तरीके से लेके आए। हमने क्या बताया था कि दूसरी रे जो होती है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो ये यहां से गई और यहीं से ही वापस आ जाएगी, यहीं से ही वापस आ जाएगी। तो देखते हैं ये कहां मिल रही है। ये मिल रही है यहां पर। और कैसी मिल रही है? वो नीचे मिलती है तो इमेज हमारी उल्टी बनती है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, मिल रही है, तो वो हमारी कैसी इमेज बनती है? वो हमारी उल्टी इमेज बनती है। तो हमने यहां देखा बी, ए तो हो गया नीचे और बी हो गया हमारा ऊपर। ए हो गया हमारा नीचे और बी हो गया हमारा ऊपर। तो इसलिए इमेज कैसी बन गई? तो पहले तो लिखते हैं कि एट बिटवीन सी एंड एफ, एट बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंडली कैसी बनी इमेज? कैसी बनी हमारी बच्चों? इमेज हमारे पास कैसी बनी? इमेज हमारे पास बनी डायमिनिस्ड साइज, यानी कि छोटा साइज। कैसी बनी? डायमिनिस्ड साइज, यानी कि छोटी बनी। और बनी कैसी? रियल बनी। भाई रियल तो बनी है ना। अगर हमारे पास मिरर के जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड हमारे पास मिरर बनती है, तो हमारी कैसी होती है? वो रियल होती है। लेकिन बनी कैसी है? उल्टी बनी है। तो क्या लिखेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उम्मीद करता हूं जब पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा तो सेकंड वाला तो ऑब्वियसली समझ में आ ही गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब आप इसको अपने स्केल के माध्यम से बनाएंगे, स्केल की हेल्प से बनाएंगे, तो आपके बिल्कुल परफेक्टली फिगर आएंगे। तो थोड़ा बोर्ड होता है तो बोर्ड पे थोड़ा कुछ नाप तो बनता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा फिगर क्या है हमारा उटपटांगा सा हो जाता है। नाउ थर्ड पोजीशन लेते हैं इसकी हम। थर्ड पोजीशन क्या थी बेटा हमारे पास? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? सी और एफ के बीच में हो। कहां पर हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो फिर से वही फिगर बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं। यहां पर हमारे पास एफ होता है, हमारे पास सी होता है, और कहां पर है हमारे पास? सॉरी अभी तो हमें सी पर रखनी है। एट सी, एट सी, एट सी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सी पर रखा हुआ है। आप इसका ना थोड़ा सा बेटा पॉलिश जरूर कर लेना, ठीक है ना, इनको पॉलिश जरूर कर लेना। अब हमारे पास कहां पर रखी हुई है? सी पर रखी हुई है। तो जब सी से लग जाएगी तो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरती हुई जाएगी? वो एफ से होकर गुजर जाएगी। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ऑब्जेक्ट सी पर ही है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है, तो अब हम क्या करें भाई? अब हम रेस को कहां से लेकर के जाएंगे? अब हम रेस को लेकर के जाएंगे कहां से बना? फोकस से। तो जब हमारे पास फोकस से जाता है, हमने आपको बताया जब फोकस से जाता है तो वो पैरेलल लाइन के, तो वो क्या होता है? इस प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल कट के जाता है।
तो हम क्या देखते हैं, इमेज हमारे पास कहाँ बन रही है, इमेज हमारे पास बनती है बिल्कुल सी के पॉइंट पर ही। अगर ये इसका ए था, ये बी था, तो अब क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। यानी कि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो बन कहाँ रही है, एट सी। कैसा साइज है इसका, बिल्कुल सेम साइज है। कैसा है, सेम साइज है। जितना साइज ऊपर था उतना साइज नीचे है, जितना साइज ऊपर था उतना साइज नीचे है। और बन कैसा रहा है हमारे पास, ये बन कैसा रहा है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ कि बोर्ड ने क्लास 10th में ये आपसे पूछा ना गया हो। या तो कॉनकेव का पूछ लेगा, या कॉन्वेक्स का पूछ लेगा, या तो मिरर का पूछ लेगा, या फिर लेंस का पूछ लेगा। अभी ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने, एक लंबा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा ही, क्योंकि पढ़ाने में तो हम आपको 4 क्लास में फिनिश कर दे, लेकिन हम 4 क्लास में, क्योंकि हम किसी जल्दबाजी में है नहीं है, हमें केवल सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कराना है, हमें तो अपने बच्चों को समझा करके सारी चीजों को प्रॉपरली तरीके से चलना है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको कौन सा केस था, ये थर्ड केस था, सॉरी ये थर्ड केस था। उम्मीद करता हूं कि ये केस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ केस की। फोर्थ केस हमारे पास क्या होगा, फोर्थ केस हमारे पास हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, ये एफ है, ये हमारे पास सी है। ऑब्जेक्ट कहां है, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। तो क्या हुआ, लाइट रे गई, एफ से होकर के गुजर गई, एफ से होकर के गुजर गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इस केस में रहेगा वही हम काम करेंगे कि हमारे पास क्या होगा, एफ से होकर के जाएगी और हमारी क्या होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर या इसके पैरेलल चली जाएगी। तो हमारे पास हम देखते हैं कहां मिल रहा है, ये हम देखते हैं कहां मिल रहा है, ये हम देखते हैं कि कहां मिल रहा है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, ये कहीं ना कहीं सी के पीछे मिलेगा। जब आप फिगर अच्छी तरीके से बनाओगे तो आप पे बिल्कुल पीछे की साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहां मिल रहा है, सी को आप थोड़ी देर के लिए यहां पर मान लीजिएगा, लेकिन कहां मिल रहा है, सी के पीछे। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और सेकेंडली इसका क्या हो जाएगा, एक बार और एक काम करते हैं बच्चों, इस फिगर को दोबारा देखते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए हम इसको फिर से देखते हैं। इमेज बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, एफ है, यहां पर हमारे पास सी है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारे पास सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। रेज गई, रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाएगी, एफ से चली जाएगी। सेकेंडली हमारे पास क्या होता है, इस एफ से ही ये चली जाएगी, और ये हमारे पास कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी। अब बनी है आपके परफेक्ट इमेज। अगर ये ए है, ये हमारे पास बी है, तो हमारे पास ये बी हो जाएगा, ये हमारे पास ए हो जाएगा। यहां से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इमेज कहां बनी है, सी के पीछे। तो क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। कैसी इमेज बन रही है, देखो ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है, तो इमेज किस टाइप की बन रही है, एनलार्ज। क्या बन रही है, एनलार्ज। ये मत लिख देना कि बिग बन रहा है या बड़ा बन रहा है, क्या यूज करते हैं हम साइंस में, एनलार्ज वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। और बन कैसी रही है, कैसी बन रही है, रियल बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड के बारे में तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास किसी भी मिरर की उस साइड में ही मिरर बनती है जिस साइड हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो कैसी बनती है, रियल बनती है। और नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड, ऊपर बनेगी तो इरेक्ट। अभी ऊपर वाली कंडीशन भी आएगी। ये पांचवा और छठा केस जो होता है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। फटाफट इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा बच्चों। नाउ फिफ्थ केस क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर होगा, एफ पर होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा किस पर होगा, एफ पर होगा। तो when object is at f, तो फिर से वही कॉनकेव मिरर बनाएंगे, फिर से वही हम क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये रही हमारे पास की प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारे पास पॉइंट एफ, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहां रखा हुआ है, अब रखा हुआ है हमारे पास कहां पर, सी पर। कहां पर रखा हुआ है, वो सॉरी एफ पर। तो क्या हुआ, रेज गई, कहां से रेज गई तो कहां पर रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी बच्चों, कहां पर रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, बिल्कुल हमारा एफ पर ही रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी, ठीक है। आफ्टर देन हमने क्या बताया था कि जो सी से जाएगी वो सी पर ही आ जाएगी। अब सी से हम कहां लेकर के जाएंगे,
सी से हम लेकर के जाएंगे इस तरीके से कि ये हमारे पास इमेज गई और यहीं से जब जाती है तो इसी से रिफ्लेक्ट होकर के पीछे आ जाती है, ये पीछे आ जाती है, ये पीछे आ जाती है। जब आप स्केल से बनाओगे तो आपकी फिगर बहुत ज्यादा परफेक्टली आ जाएगी। तो क्या हुआ, इसको पॉल लिख लेना बेटा, कहीं पर छूट गया हो तो हमने यहां से क्या देखा कि अब ये क्या होता है, इस रेस को कहीं ना कहीं मिलाना तो होता ही है। तो ये आगे जाके क्या होता है, कहीं ना कहीं पर जाकर के इन्फिनिटी में जाकर के क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी, कहीं ना कहीं जाकर के ये मिल जाएगी। तो यहां से हमें क्या क्या चीज मिल गई कि जो हमारे पास इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो आप लिख दीजिएगा एट इन्फिनिटी। कैसा बन रहा है, हाईली एनलार्ज। कैसा बन रहा है, हाईली एनलार्ज। तो लिख दीजिएगा इमेज कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी। बन कैसी रही है, एनलार्ज। कैसी, एनलार्ज भी कैसी, हाईली एनलार्ज। कैसी बन रही है, हाईली एनलार्ज। बन कैसी रही है, कहीं ना कहीं बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिफ्थ पॉइंट भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ इज 6, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नाउ 6 केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा एफ एंड पी के बीच में होगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी। तो इसको थोड़ा सा स्पेशल केस है, ध्यान से समझना बच्चों, और भी ध्यान से समझना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारे पास P हो जाएगा, ये हमारे पास F हो जाएगा, ये हमारे पास C हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा ही देते हैं। देखिए अब कहाँ है हमारे पास, F और P के बीच में। तो क्या होता है, लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट F से पीछे आ जाती है। फिर क्या करते हैं, C से जाती है और C से ही वापस आ जाती है। लेकिन क्या होता है भाई, इमेज तो हमको बनानी ही बनानी है, इमेज तो हमको बनानी ही बनानी है। तो इमेज भले से ही हम क्या करें, काल्पनिक रूप से बना दें, इमेजनरी रूप से बना दें, लेकिन हमको इमेज बनानी ही बनानी होती है। तो जब आप अपनी स्केल से बनाएंगे तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम पीछे ही साइड डॉटेड करते हैं, इसको भी हम पीछे ही साइड डॉटेड करते हैं। तो देखते हैं कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरसेक्ट जरूर करती है। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये मिरर के पीछे। और मिरर इमेज कैसी बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, ये ऊपर ए था तो नीचे बी था, तो यहाँ पे ऊपर ए हो जाएगा और नीचे बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे। तो कहाँ बन जाएगी, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसी बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है एनलार्ज्ड। कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड। बन तो रही है ना, क्योंकि हमें तो इमेज बनानी होती है, चाहे वो इमेजनरी लाइन से बना दे या फिर हम एक्चुअल लाइन से बना दे। बन कैसी रही है, बन रही है हमारे पास सीधी। तो सीधी के लिए हम क्या लिखेंगे, वो सॉरी बन कैसी रही है, क्योंकि हमने जबरदस्ती बनाई है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है जबरदस्ती बनाई है। तो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। एंड बन कैसी रही है, सीधी। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, इरेक्ट। क्या लिखते हैं, इरेक्ट। तो ये आपके 6 केसेस फिनिश हो चुके हैं, जिसके बारे में आपको एक लाजवाब तरीके से समझाया है। तो आज की क्लास भले ही थोड़ी सी लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूं अगर आगे भी आपको पढ़ना है तो आप फटाफट हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए, इन सारी क्लासेस का लुत्फ उठाइए। केवल तो केवल आज क्लास 10 की ये आखिरी क्लास है जो आपको पब्लिकली आप कह सकते हैं फ्री तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज के बाद से जितनी भी आपकी क्लासेस प्रोवाइड होंगी वो सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन बैच से जुड़ने वाले पेड क्लास के बच्चों को ही प्रोवाइड की जाएगी। तो आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए इस हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने का लुत्फ उठाइए और पढ़ाई के लिए अपने जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो जल्द से जल्द हमारे इस बैच से जुड़ जाए। अदरवाइज फालतू बच्चे अपना जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आपको बता देता हूं कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्लास और नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे लोगो पर भी मिल जाएगा, आपके जो है थंबनेल पर भी मिल जाएगा। मैंने आपको कई बार रिपीट भी कर चुका हूं, आपके सभी लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है भी है। इस क्लास में ना तो उस क्लास में, सारी क्लासेस में ना आपको ये सारी डिटेल्स दी है, फिर भी आपको व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर दे रहा हूं 9045525565। अदरवाइज यहां पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉलिंग कर सकते हैं 7017834996।
उम्मीद करता हूं कि सारी क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और दूसरी बात यह है, अगर ये सारी चीज आपने सीख ली है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आपने एक बहुत लाजवाब चीज सीखी है, बिल्कुल अद्भुत चीज सीखी है, जो कि बच्चे क्लास 12 तक भी आज चले जाते हैं, इसके बाद कंपटीशन की भी तैयारियां कर लेते हैं, बट ये चीज उनकी कभी भी क्लियर होती नहीं। अगर ये सारी चीज आपने आज सीख ली है तो अपना आपको थोड़ा सा बेटर फील करिएगा, एक लाजवाब तरीके से फील करिएगा कि हमने आज एक शानदार चीज सीखी है। ठीक है, तो मिलते हैं बस नेक्स्ट क्लास में पेड क्लास के साथ, पेड क्लास के बच्चों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।